नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड राज्य में कोविड में अनाथ हुए 640 बच्चों को आज से वात्सल्य योजना का लाभ मिल सकेगा। बता दें, डीबीटी यानी डायरेक्टरेट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे खातों में सरकारी आर्थिक सहायता बच्चों को मिल सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को योजना का शुभारंभ कर दिया है। राज्य में कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने काफी कहर बरपाया। ऐसे में कई बच्चे अनाथ हो गए जो अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को खो चुके हैं। विभाग की ओर से इस तरह से अब तक 2311 बच्चे चिन्हित कर लिए गए हैं और फिलहाल 27% बच्चों को ही वात्सल्य मिलेगा। जिलाधिकारियों की ओर से बच्चों को सत्यापन का काम पूरा कर लिया गया है, जबकि चिन्हित किए गए अन्य बच्चों के सत्यापन की प्रक्रिया अभी चल रही है। ऐसे में विभागीय सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने उनके मुताबिक शुरुआत में 640 बच्चों को सत्यापन कर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इन सभी बच्चों के अकाउंट भी खोल दिए गए हैं, जिन्हें डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता मिल सकेगी, जबकि अन्य बच्चों का संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के माध्यम से सत्यापन कराया जा रहा है। विभागीय सचिव ने आगे से यह भी कहा है कि जैसे जैसे सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होती रहेगी, चिन्हित किए गए अन्य बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में सरकार की ओर से योजना का दायरा बढ़ाते हुए कोविड के अलावा अन्य बीमारियों से माता पिता या दोनों में से किसी एक की मौत पर अनाथ हुए बच्चों को भी योजना का लाभ दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए भी किया गया है कि कुछ व्यक्तियों की कोविड की जांच रिपोर्ट आने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। ऐसे पीड़ितों को राहत देने के लिए कोविड काल में जो भी बच्चा अनाथ हुआ है उसे इस दायरे में लिया गया है। इसी के अलावा पीएम केयर्स फंड चिल्ड्रन योजना के तहत भी कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता को गंवा चुके बच्चों को सहायता दी जा रही है। इन बच्चों को 18 साल की उम्र तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है। इसके अलावा 18 साल की उम्र में मासिक छात्रवृत्ति के और 23 साल की उम्र में केयर से 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। भगवान भोले के धाम जोगेश्वर में शनिवार को मंदिर समिति के प्रबंधक भगवान भट्ट और पुजारियों से गाली गलौज और अभद्रता के अलावा भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप को अब ये भारी पड़ गया है। बता दें, भगवान भट्ट की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने धर्मेंद्र कश्यप, उनके साथी मोहन राजपूत और सुशील अग्रवाल के खिलाफ मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 और गाली गलौज अभद्रता करने पर धारा 504 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अल्मोड़ा एसडीएम ने इसकी पुष्टि की है। साथ ही बता दें कि सांसद ने गलत आचरण के विरोध में रविवार को कुमाऊं में कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया। प्रबंधक भगवान भट्ट ने राजस्व उप निरीक्षक कोचुली को यहां पर दी गई तहरीर में लिखा है कि शनिवार 31 जुलाई को शाम 3:30 बजे सांसद धर्मेंद्र कश्यप अपने साथियों के साथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सुशील अग्रवाल और यूपी पुलिस के 4 सुरक्षा कर्मियों के साथ मंदिर में पूजन के लिए वो पहुंचे थे। पूजा की व्यवस्था में परेशान होकर उन्होंने मंदिर समिति के कुछ लोगों के साथ अभद्रता की और गाली गलौज शुरू कर दी। ऐसे में सुबह 6:30 बजे से शाम 6 बजे तक दर्शन के लिए मंदिर खुला रहता है। सुबह 7 से शाम 4:30 बजे तक पूजा के लिए समय नियत है और ऐसे में नियमानुसार शाम 6 बजे मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है। इसकी जानकारी बार बार दिए जाने के बाद भी 7:30 बजे तक सांसद कश्यप और उनके साथी मंदिर परिसर में जमे रहे। जब सांसद और उनके साथी साथ आए मोहन राजपूत से मंदिर परिसर के बाहर जाने का अनुरोध किया गया तो मोहन ने बहस शुरू कर दी और साथ खड़े सांसद कश्यप गाली देने लगे। सांसद ने पुजारियों और स्थानीय जनता के लिए भी अपशब्द कहे और इसी के साथ ही सांसद और उनके साथियों के अभद्र व्यवहार से हर श्रद्धालु आहत है। ऐसे में कटोली के राजस्व उप निरीक्षक गोपाल सिंह बिष्ट ने बताया है कि जांच कर तीनों आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के नैनीताल घूमने आए पर्यटकों ने महिला एसआई के साथ अभद्रता कर दी है। पर्यटक महिला ने महिला पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई की कोशिश भी की। महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता करने पर दिल्ली निवासी 3 पर्यटकों के साथ आई हुई कानपुर निवासी एक महिला के खिलाफ गाली गलौज, धमकाने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर नैनीताल के ततेलीताल में पुलिस नियमित चेकिंग कर रही थी और इसी बीच काले शीशे की हिमाचल नंबर की एक कार ने ड्यूटी पर मौजूद महिला पुलिस उपनिरीक्षक राजकुमारी ने जब वो कार रोकी तो ऐसे में जिस पर कार चालक भड़क गए और पुलिसकर्मी से उलझने लगे। बता दें कि आरोप है कि कार सवार और उसके अन्य साथियों ने महिला पुलिसकर्मी को वर्दी उतरवाने तक की धमकी दे डाली। कार में सवार एक महिला ने पुलिसकर्मियों संग मारपीट करने की भी कोशिश की, जिस पर वहां मौजूद स्थानीय लोग और दुकानदार भी मौके पर जमा हो गए। ऐसे में स्थानीय लोगों ने पर्यटकों का जमकर विरोध किया, जिससे माल रोड पर जबरदस्त हंगामा हो गया। स्थानीय लोगों को गुस्सा बढ़ता हुआ देख पुलिस सभी आरोपियों को ततेलीताल के थाने ले आई है। और गाड़ियों का टैक्स इंश्योरेंस माफ करने के साथ ही पूर्व की भांति सरेंडर पॉलिसी लागू करने और गाड़ियों का परमिट 2 साल बढ़ाए जाने जैसे 10 सूत्री मांगों को लेकर देहरादून महानगर सिटी बस सेवा महासंघ के जुड़ी सिटी बस संचालकों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इससे राजधानी में आज सिटी बसों का संचालन ठप रहा और इससे लोगों को आवाजाही में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। महासंघ पदाधिकारियों ने यह ऐलान कर दिया है कि वो अपनी तमाम बसें आरटीओ कार्यालय में खड़ी कर धरना प्रदर्शन करेंगे। महासंघ की चेतावनी के बाद अब आरटीओ की ओर से एसएसपी को पत्र लिखकर कार्यालय में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने और सुरक्षा व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। महासंघ के अध्यक्ष विजयवर्धन डंडरियाल का कहना है कि परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त और आरटीओ समेत तमाम आला अधिकारियों से सिटी बस संचालकों की समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है। साथ ही बताते चलें कि सरकार, शासन और अधिकारियों के स्तर पर अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। ऐसे में सिटी बस संचालकों के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है। कहा यह जा रहा है कि कोरोना संकट के चलते सिटी बस संचालक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और सरकार, शासन स्तर पर कोई आर्थिक मदद मुहैया नहीं कराई जा रही। जब तक सरकार, शासन और परिवहन विभाग की ओर से उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक सिटी बसों का संचालन पूरी तरह से ठप रहेगा। उत्तराखंड में आधी अधूरी तैयारियों के साथ आज से 9वीं से 12वीं तक की छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। छात्र छात्राओं को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। बता दें कि वहीं कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर ही बैठने की व्यवस्था की गई है। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी छात्र छात्राएं मास्क पहनकर स्कूल में प्रवेश करेंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण लॉकडाउन होने से स्कूलों को बंद कर दिया गया था। सोमवार को कई महीने बाद स्कूल खुलने से छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी और उत्साह देखने को मिला। हरिद्वार में पहले ही दिन बच्चों की संख्या सीमित रही। ज्यादातर सरकारी और अशासकीय स्कूलों में कम छात्र छात्राएं आए। हालांकि सरकारी स्कूलों की अपेक्षा निजी स्कूलों की स्थिति में काफी बेहतरी रही। ऐसे में बच्चों के स्कूल आने पर कोई दबाव न होने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। प्रदेश सरकार ने कोविड की वजह से ये सत्र शून्य तबादला सत्र घोषित कर दिया है। बता दें, मुख्य सचिव की ओर से इस पूरे संबंध में आदेश जारी किया गया था। इसके बावजूद शिक्षा विभाग की ओर से 2 गेस्ट टीचरों के पारस्परिक तबादले किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके अल्मोड़ा में कार्यरत शिक्षिका का देहरादून तबादला कर दिया गया। प्रदेश में शून्य तबादला सत्र घोषित किए जाने के बाद से राज्य के शिक्षक संघ लगातार शिक्षकों के तबादले की मांग करता आ रहा है। संगठन की ओर से इस मसले पर कई बार शासन और विभागीय मंत्री को अवगत कराया जा चुका है। संगठन का कहना है कि सरकार की ओर से तबादलों के लिए जो एक्ट बनाया गया है उसका पालन करते हुए शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। ऐसे में विभाग में कोविड की वजह से अगर कोई अनिवार्य तबादले नहीं किए जा सकते तो धारा 27 के तहत गंभीर बीमार शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे और इसके बावजूद नियमित शिक्षकों के तबादले नहीं हो पा रहे हैं, जबकि विभाग की ओर से नियमों को ताक पर रखकर गेस्ट टीचरों के तबादले कर दिए गए हैं।
और मसूरी शहर के गज्जी बैंड के पास शराब पीकर हुड़दंग करने वाले 5 पर्यटकों को यह हुड़दंग महंगा पड़ गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 पर्यटकों का चालान कर दिया है। मसूरी देहरादून मार्ग गज्जी बैंड के निकट पर्यटकों ने सड़क पर गलत तरीके से गाड़ी खड़ी कर दी और शराब पीकर हुड़दंग करने लगे। स्थानीय लोग समझाने पहुंचे तो उन पर भी अभद्रता करनी शुरू कर दी। ऐसे में सूचना पर पहुंची पुलिस 5 पर्यटकों को पकड़कर कोतवाली ले आई है। बता दें कि कोतवाल राजीव शोनन ने बताया है कि शराब पीकर हुड़दंग करने पर सभी के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। शहर कोतवाल राजीव रोथाण ने बताया है कि शहर के कुलड़ी और लंढौर सहित विभिन्न क्षेत्रों पर चलाकर ये परिवार का सत्यापन किया गया है। साथ ही किराएदारों और सत्यापन नहीं करने वाले 7 मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन करने पर 47 लोगों के चालान काटे गए। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों पर 8 लोगों के चालान काटे गए और ऐसे में तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका उल्लंघन किए जाने पर कई लोगों के चालान लगातार काटे जा रहे हैं। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस फ्रंट फुट पर आ गई है। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार को कई मामलों पर घेर लिया है। बता दें सोमवार को देहरादून में आयोजित किए गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अतिथि शिक्षकों और कर्मचारियों को डीए सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। प्रेस वार्ता में कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल कर्मचारियों के पक्ष में उतरे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के फ्रीज किए गए डीए को बहाल करने की मांग की गई है। बताते चलें कि उपनल मनरेगा कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिए जाने पर भी जोर दिया गया। गोदियाल ने अतिथि शिक्षकों का वेतन न बढ़ाए जाने पर भी नाराजगी जताई। कहा कि राज्य सरकार अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने का रास्ता निकाले। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए हरिद्वार में स्पोर्ट्स स्टेडियम को अभी से सजाया और सवार जाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए हॉकी और कुश्ती के लिए 37 करोड़ के खेल स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। बताते चलें कि हॉकी का स्टेडियम लगभग तैयार हो चुका है, जबकि कुश्ती का इंडोर स्टेडियम का काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 38वें राष्ट्रीय खेल कराने की जिम्मेदारी उत्तराखंड को दी गई है। राष्ट्रीय खेल 2022 में प्रस्तावित हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते अभी यह निश्चित नहीं है कि यह आयोजन कब होगा, क्योंकि अभी तक गोवा में प्रस्तावित 36वें राष्ट्रीय खेल ही नहीं हो पाए हैं। ऐसे में 37वें राष्ट्रीय खेल छत्तीसगढ़ में होने हैं। इसके बाद उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। इसके लिए प्रदेश सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। देहरादून, रुद्रपुर, हल्द्वानी के साथ ही हरिद्वार को भी नेशनल खेलों के लिए चयन किया गया है। रोशनाबाद स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी, कुश्ती और घुड़सवारी के मैदान तैयार किए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम के पीछे 15 एकड़ जमीन पर 17 करोड़ रुपए के बजट से राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। यहीं पर कुश्ती के लिए 20 करोड़ से इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है। घुड़सवारी खेलों के लिए अभी कोई बजट जारी नहीं किया गया है। राष्ट्रीय स्तर के मानक के हिसाब से नेशनल स्तर के खेल मैदान सुविधाओं से सुसज्जित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में सोमवार को कुमाऊं क्षेत्र के जिलों समेत चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिलों में कहीं कहीं तीव्र बौछार के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताते चले कि इसके अलावा राज्य में 5 अगस्त तक के लिए भारी से बहुत बारिश का ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को कुमाऊं क्षेत्र के साथ साथ गढ़वाल के 3 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। 3 अगस्त को कुमाऊं के जिलों के साथ साथ चमोली, देहरादून, रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिलों में भी कहीं कहीं तीव्र बौछार और भारी बारिश से बहुत बारिश की संभावना जताई जा रही है। 4 से 5 अगस्त के बीच भी सभी जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में अगर बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा तो इसका पूर्वानुमान लगाया गया है कि बाढ़ के हालात भी हो सकते हैं। बताते चले प्रदेश को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है और इस दौरान पहाड़ों में भारी भूस्खलन, चट्टानें खिसकने, मलबा आने से सड़क मार्ग पर यातायात अवरुद्ध होने लगा है। ऐसे में नदियां भी उफान पर हैं और जलभराव की विपरीत परिस्थितियों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। रविवार को राज्य के कई हिस्सों में काफी बारिश भी हुई है और अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।